आज हम भारत के एक बहुत बड़े आर्थिक लक्ष्य के बारे में बात करने वाले हैं और ये भी समझेंगे कि उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है। ये कहानी है इंडिया की, $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स के टारगेट को हासिल करने की। $1 ट्रिलियन, सोचिए जरा ये नंबर कितना बड़ा है। यही भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक सिर्फ गुड्स यानी सामान के एक्सपोर्ट से $1 ट्रिलियन तक पहुंचना है। ये सिर्फ एक टारगेट नहीं है, ये एक नेशनल मिशन है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। भारत जैसा देश जहां इतनी विविधता है, हर राज्य की अपनी अलग ताकत है, अपनी अलग चुनौतियां हैं, वो सब मिलकर एक ही लक्ष्य के लिए एक ही दिशा में कैसे काम कर सकते हैं। ये तो कुछ ऐसा है जैसे एक बड़े ऑर्केस्ट्रा में हर म्यूजिशियन को एक साथ एक ही धुन बजानी हो। तो इस मुश्किल सवाल का जवाब छिपा है एक बहुत ही अनोखे रिपोर्ट कार्ड में। जी हां, एक ऐसा सिस्टम जो हमें बताता है कि कौन सा राज्य एक्सपोर्ट की इस बड़ी दौड़ में कितना तैयार है और किसे कहां पर और मेहनत करने की जरूरत है। तो चलिए इस नेशनल एक्सपोर्ट रिपोर्ट कार्ड को जरा करीब से देखते हैं। तो इसे कहते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स या शॉर्ट में ईपीआई। ये नीति आयोग तैयार करता है और ये एक बहुत ही डिटेल्ड असेसमेंट है जो भारत के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को उनकी एक्सपोर्ट रेडीनेस पर रैंक करता है। मतलब कौन एक्सपोर्ट के लिए कितना तैयार है। 2020 में शुरू हुआ था और ये इसका चौथा एडिशन है और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, सारे राज्यों को देश के इस बड़े एक्सपोर्ट टारगेट के साथ जोड़ना। अच्छा, तो ये ईपीआई स्कोर बनता कैसे है? इसे 4 मेन पिलर्स या कह लीजिए कि 4 स्तंभों पर नापा जाता है। सबसे ज्यादा वेटेज 40% बिजनेस इकोसिस्टम को दिया गया है और उसके बाद आते हैं एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी एंड गवर्नेंस और आखिर में एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। इन तीनों को 20-20% का वेटेज मिलता है और ये चारों मिलकर ही किसी भी राज्य के एक्सपोर्ट को लेकर पूरी तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। तो पहला पिलर है बिजनेस इकोसिस्टम। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी राज्य में बिजनेस करने का माहौल कैसा है। क्या वहां पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी एसईजेड्स हैं, जहां कंपनियां आसानी से अपना काम बढ़ा सकें। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है गुजरात, जिसकी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आर&डी और स्किल डेवलपमेंट पर बहुत जोर देती हैं, जो मिलकर एक शानदार बिजनेस इकोसिस्टम बनाती हैं। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये तो आप समझिए किसी भी देश के एक्सपोर्ट की रीढ़ की हड्डी होती है। इसमें पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का पूरा नेटवर्क और कनेक्टिविटी, ये सब कुछ शामिल है। और इसका एक जबरदस्त उदाहरण है महाराष्ट्र का जेएनपी पोर्ट, जो अकेले ही हमारे देश का 50% से ज्यादा कंटेनर कार्गो हैंडल करता है। तीसरा पिलर है पॉलिसी एंड गवर्नेंस। मतलब स्टेट लेवल पर सरकार की नीतियां कैसी हैं, क्या वो एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने वाले सिस्टम बना रही है। और देखिए, सिर्फ पॉलिसी बनाना ही काफी नहीं होता, उनका सही तरीके से लागू होना भी उतना ही जरूरी है। जैसे उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, जिसने लोकल पारंपरिक प्रोडक्ट्स को इतना बढ़ावा दिया कि वहां का एक्सपोर्ट काफी बढ़ गया। और फिर आता है चौथा और आखिरी पिलर, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ये है असली रिजल्ट। मतलब कोई राज्य असल में कितना और क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा है। यहां सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि कितना सामान भेजा, बल्कि ये भी देखा जाता है कि उसकी वैल्यू क्या है और उसमें कितनी वैरायटी है। कर्नाटक इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जो एरोस्पेस, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे हाई वैल्यू सेक्टर्स में कमाल का प्रदर्शन कर रहा है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि राज्यों को परखा कैसे जाता है, तो असली सवाल पर आते हैं। इस दौड़ में कौन से राज्य सबसे आगे चल रहे हैं? 2024 की ईपीआई रिपोर्ट के नतीजे आखिर कहते क्या हैं? तो ये रही लीडर्स की लिस्ट। बड़े राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश टॉप पर हैं। वहीं छोटे राज्यों, नॉर्थ ईस्ट और यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और नागालैंड जैसे राज्य शानदार काम कर रहे हैं। ये लिस्ट दिखाती है कि अब सिर्फ बड़े और कोस्टल राज्य ही नहीं, बल्कि हर तरह के राज्य इस रेस में पूरी तरह से शामिल हो रहे हैं। लेकिन $1 ट्रिलियन का ये सफर कोई आसान सफर नहीं है। इस रास्ते में कई बड़ी रुकावटें और चुनौतियां भी हैं। सिर्फ अच्छी रैंकिंग से काम नहीं चलेगा, इन मुश्किलों को समझना और उनसे पार पाना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है लॉजिस्टिक्स एंड कनेक्टिविटी की। देखिए, लक्ष्य तो यह है कि सामान आसानी से कम खर्चे पर दुनिया के बाजारों तक पहुंच जाए, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। तेलंगाना जैसे लैंडलॉक्ड राज्य, यानी जो चारों तरफ से जमीन से घिरे हैं, उनको अपना सामान 600-700 किलोमीटर दूर पोर्ट्स तक भेजना पड़ता है। इससे होता क्या है,
लागत भी बढ़ जाती है और टाइम भी ज्यादा लगता है। दूसरी बड़ी मुश्किल है मार्केट स्टेबिलिटी की। देखिए, आइडियल सिचुएशन तो यह है कि एक राज्य कई तरह की चीजें एक्सपोर्ट करे, ताकि अगर किसी एक मार्केट में मंदी आ जाए तो ज्यादा असर न पड़े। लेकिन गुजरात का ही उदाहरण ले लीजिए, जिसका 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर निर्भर है। अब इससे होता यह है कि जब भी दुनिया में तेल की कीमतों में कोई बड़ा उतार चढ़ाव आता है तो उसका सीधा असर गुजरात पर पड़ता है। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। पंजाब के टेक्सटाइल उद्योग को वियतनाम जैसे देशों से कड़ा कंपटीशन मिल रहा है। हरियाणा, जो अमेरिका और यूएई पर बहुत ज्यादा निर्भर है, उसे जियोपॉलिटिकल टेंशन का खतरा रहता है। उत्तर प्रदेश में क्वालिटी चेक करने वाली एनएबीएल लैब्स की कमी है, और दमनदीप जैसी जगहों पर कोल्ड स्टोरेज की कमी की वजह से फल, सब्जियों और दवाइयों जैसी जल्दी खराब होने वाली चीजों का एक्सपोर्ट मुश्किल हो जाता है। तो इन सारी चुनौतियों को देखते हुए सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है। सरकार इन रुकावटों को हटाने के लिए और इस $1 ट्रिलियन के सपने को हकीकत में बदलने के लिए क्या रणनीति अपना रही है। सरकार ने पिछले कुछ सालों में एक के बाद एक कई बड़े कदम उठाए हैं। 2019 में डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स इनिशिएटिव शुरू हुआ। 2021 में पीएम गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आई, ताकि कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा सके। 2025 में एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च किया गया, और 2026 के बजट में कुरियर एक्सपोर्ट पर जो वैल्यू कैप लगी थी उसे हटा दिया गया, जिससे छोटे कारोबारियों को ई कॉमर्स के जरिए अपना सामान दुनिया भर में बेचने में बहुत मदद मिलेगी। और नीति आयोग की रिपोर्ट का जो निष्कर्ष है वो इस पूरी रणनीति का सार एक लाइन में बता देता है। रिपोर्ट कहती है, भारत को एक ऐसी एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ना होगा जिसे राज्य लीड करे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित हो। इसका सीधा सा मतलब है कि अब असली एक्शन राज्यों में होगा और सारा फोकस एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने पर होगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या राज्य इस रेस के नए ड्राइवरों के तौर पर भारत की इस इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित रणनीति को कामयाब बना पाएंगे? क्या भारत ग्लोबल एक्सपोर्ट की इस दौड़ को जीत सकता है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।